नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिक्स में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हीट। तो हीट पे आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो। इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में जितने भी प्रश्न करा रहे हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की शुरुआत करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 में बोला गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन में है आपका 100 डिग्री, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऑप्शन नंबर सी में 34 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन नंबर डी में है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 4 विकल्प आपके पास है। तो जो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री होता है आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा गया 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? भैया कहा गया 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ऑप्शन में है गैस, ठोस, द्रव, आयनिक। तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था है भैया लिक्विड फॉर्म में होगी, यानी कि हम कह सकते हैं द्रव फॉर्म में होगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस से हम कम पे जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से इधर माइनस की तरफ भागेंगे तो जल की अवस्था क्या हो जाएगी? आपकी ठोस हो जाएगी। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जल की अवस्था गैसीय हो जाएगी, गैस अवस्था हो जाएगी। तो कहा गया 12 डिग्री, तो बताइए 12 डिग्री सेल्सियस 0 और 100 के बीच में है या नहीं? बीच में है ना, तो किस फॉर्म में होगा? द्रव फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवाज तो नहीं आ रही है, देखो बगल में है शादी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पे है। कहा गया पानी का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पानी का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु मतलब समझ रहे हो ना? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में पूछा गया, तो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भैया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगर आपका यहां पे बॉइलिंग पॉइंट पूछता तो कितना होता? बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट होगा भैया, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु, यानी कि जिस टेम्परेचर पर जो पानी है आपका, वो जल जो है या पानी है धीरे धीरे भाप में बदलने लगे, यानी गैसीय अवस्था में, उसी को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है? कहा गया परम शून्य ताप, परम शून्य डॉट डॉट ताप को दर्शाता है। क्या बोला गया इसमें? कहा गया माइनस शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम, शून्य से 295 डिग्री सेल्सियस कम, शून्य से 300 डिग्री सेल्सियस कम, शून्य से 255 डिग्री सेल्सियस कम। परम ताप एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो ये 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री 0 केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं -273.16 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन इसको राउंड फिगर में क्या बोला जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। अब यहां पे बोला गया शून्य से कम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शून्य से कम मतलब समझ रहे हो ना?
शून्य के इधर वाला मान माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, इधर वाला मान प्लस को। तो शून्य से कम कहा गया इधर माइनस में, और शून्य प्लस कहा गया तो इधर कहा गया शून्य से कम है, इसका मतलब शून्य से कितना कम है 273, तो शून्य से इधर कितना होगा 273 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका मतलब है माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक को दर्शाता है कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव, उच्च दबाव। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक जो है भैया, इसको नोट कर लेना, क्रायोजेनिक निम्न ताप या कम ताप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में कहा गया लगभग किस तापमान पर, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व का मतलब, अगर हम पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिख रहा है ना सबको, अगर उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं तो हम कहेंगे, पहले तो घनत्व का मतलब डेंसिटी का मतलब समझ लो, पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, इसका मतलब उसका घनत्व क्या है? अधिकतम है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है भैया? अधिकतम होता है। घनत्व क्या होता है? अधिकतम। पानी का घनत्व अधिकतम होगा, और आयतन क्या होगा? तो आयतन क्या होगा भैया? न्यूनतम होगा। आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम। ठीक है, अब 4 डिग्री सेल्सियस के इधर जाएंगे तो भी क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस के इधर जाएंगे तो भी क्या होगा? पानी का जो घनत्व है धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे घनत्व न्यूनतम होगा, कम होगा, और आयतन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे, यानी कि 5, 6, 7, 8, तो भी क्या होगा? इसका घनत्व कम होगा और आयतन बढ़ने लगता है। ये केवल पानी के केस में होता है, बाकी सब चीजों को हम अगर ठंडा करते हैं तो सिकुड़ जाती है, गर्म करते हैं तो फूल जाती है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी 4 डिग्री सेल्सियस से कम लाते हैं तो भी वो फूल जाएगा। फूल जाने का मतलब उसका क्या होगा भैया? उसका जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाता है, उसके अणु दूर दूर भागने लगते हैं, और जो एरिया वॉल्यूम है या आयतन कहें तो आयतन क्या हो जाता है भैया? आयतन उसका बढ़ने लगता है। पानी फूल गया, आयतन बढ़ गया। इसी कारण जो फ्रिज में पानी का, अगर पूरा पानी भर कर रखे हो बोतल में और वो आइस में, बर्फ में बदल गया, तो आपका जो बोतल है फट जाता है। समझ रहे हो ना? और क्या होगा? आपने क्या किया कि पानी, गर्मी का मौसम आ ही रहा है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपने क्या किया? पानी, मम्मी माता जी बोली कि पानी भर दो, अब आपने बोतल में पूरा पानी भर दिया और उसको फ्रीजर में रख दिया। अब सुबह मम्मी उस बोतल को पकड़ी तो पता लगा बोतल तो फटा हुआ है। अब मम्मी को तो ये पता लगेगा कि इन्हीं लोग की शरारत है। बोतल उठाए होंगे, बोतल गिरा होगा, बोतल फट गया होगा, और चुपके से ले जाके फ्रिज में रख दिए होंगे। मम्मी तो डांट लगाएंगी। मम्मी को पता ही नहीं है कि ये तो क्या हो रहा है, किसके आयतन में विस्तार हुआ। तो भैया आप समझदारी करना, जब भी आप फ्रिज में पानी रखना तो पानी अगर उसको आइस बनाना है तो उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ देना, नहीं तो बोतल फट जाएगी और डांट आपको ही पड़ेगी। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सेंटीग्रेड जो तापमान कहा गया, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्न में से किस पर नामित है? ऑप्शन में है केल्विन, जीन पियर्स, क्रिस्टिन, मार्टिन, स्ट्रोमर, एंडर्स सेल्सियस। तो भैया जो सेंटीग्रेड तापमान है, ये तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर नामित है? तो एंडर्स सेल्सियस या ए सेल्सियस के नाम पर क्या है? नामित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ए एंडर्स सेल्सियस या ए सेल्सियस कहां के वैज्ञानिक थे? तो ये वैज्ञानिक थे भैया आपके जर्मनी के, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने खोज कब की थी? 1710 में इस पैमाने की खोज की थी। ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। चलिए आगे बढ़े। चलिए, कहा गया सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा?
तो भैया -40 पर, किस पे, -40 पर। इस सेल्सियस नहीं होगा, सेल्सियस काट दो, सेल्सियस कहना उचित नहीं होगा। -40 पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों के टेम्परेचर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला गया, अगला प्रश्न कहा गया परम शून्य दाब की प्राप्ति, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है। ऑप्शन में देखो कहा गया प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से, समुद्र स्तर पर, फिर कहा गया -273 के तापमान पर, पृथ्वी के केंद्र पे। तो भैया आपको बार बार बता रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट जीरो है, 0 केल्विन, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अगला प्रश्न क्या है, दाब, दाब का मान शून्य निरपेक्ष, शून्य निरपेक्ष को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है। ऑप्शन -273 केल्विन के तापमान पर, निर्वात की स्थिति में, पृथ्वी के केंद्र पर, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। तो भैया वैज्ञानिकों ने बताया कि -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन पर जो गैसों की आणविक गति क्या होती है, शून्य हो जाती है। वो गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, यानी कि इससे ठंडा और कुछ नहीं किया जा सकता। उसी को परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, शून्य निरपेक्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में कहा गया एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। देखो वैसे तो आपको अगर सेल्सियस में मान पता है, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में पता है, केल्विन में चाहिए तो 273 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 273 जोड़ दो, प्राप्त मान क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। प्राप्त मान किस में हो जाएगा भैया, केल्विन में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे बना। देखो फार्मूला आपको पता है ना, C/5 इक्वल K-273 अपान में कितना 5। अच्छा जब इक्वल में होता है तो नीचे वाला अंश से अंश कट जाता है हर से हर, तो 5 कट गया, ऊपर कितना बचा C, और C की वैल्यू कितनी दी गई है 78, यहां पे हो गया 78 हो गया। इक्वल कितना है K, माइनस में कितना 273, ये -273 इधर जाएगा प्लस में होगा, 78 प्लस में कितना 273 इक्वल कितना केल्विन। इनको जोड़ो तो 8 और 3 जुड़ेगा कितना 11 के 1 हासिल 1, 7 7 14 1 15 5 हासिल 1 2 1 3, 351 केल्विन होगा। क्या कितना होगा 351 केल्विन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो लास्ट में क्या करना, जब भी आपको सेल्सियस में मान पता हो, केल्विन में निकालना हो, तो 273 जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। बार बार आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। समझ पाए ना, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगले प्रश्न में है भैया उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। ऑप्शन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो भैया अगर हम बात करें सामान्य मानव के शरीर का तापमान, तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में होता है 310 केल्विन होता है। इसको याद रखना, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस केल्विन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है सामान्य मानव के शरीर का तापमान। मैंने लिखाया भी था, शायद आप याद भी किए होंगे, आपको पता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या बोला गया, अगले प्रश्न में कहा गया अगले प्रश्न में क्या गया, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, फ़ारेनहाइट, पास्कल,
सेल्सियस और केल्विन। तो भैया फ़ारेनहाइट ताप मापने का एक यूनिट है जो ए सेल्सियस या एंडर सेल्सियस के नाम पर पड़ा था। जो पास्कल है भैया दाब मापने का एक मात्रक है, पास्कल नामक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर ये पड़ा। ठीक है, आगे आपको प्रेशर यानी कि दाब चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे। सेल्सियस ये भी ताप मापने का यूनिट है, केल्विन ये भी ताप मापने की इकाई है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी भैया दाब मापने की इकाई है जो ताप मापने की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। अब इसको समझने वाला पॉइंट है यहां पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है एक तो ठोस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना पानी है सभी के सभी जो आपका द्रव है या पानी है ठोस में नहीं बदलेगा। अब इस पे क्या होगा? पानी जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी एक तो ठोस फॉर्म में होगा और दूसरा द्रव में होगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेस शुरू हो जाता है कि बर्फ क्या होता है, पानी क्या होता है, धीरे धीरे बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे -1, -2, -3 वैसे वैसे उतने तेजी से पानी क्या होगा? बर्फ में बदलेगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर ना पूरी तरह से वो पानी ठोस होगा ना पूरी तरह से द्रव होगा, यानी कि ठोस द्रव दोनों स्थितियों में हो सकता है। अब इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है भाप में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है सभी का सभी पानी भाप बन के उड़ जाता है? नहीं ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होगा भैया? एक तो द्रव फॉर्म में होगा, दूसरा किस फॉर्म में होगा? गैस में। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव और गैस दोनों फॉर्म में हो सकता है। इसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होगा? ठोस और द्रव दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में हो सकता है। आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? कहा गया बर्फ का गलनांक बिंदु। अच्छा, गलनांक और हिमांक बिंदु समझ लो। वह तापमान जिस पर पानी बर्फ मेल्टिंग होने लगे, पिघलने लगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भैया 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या धीरे धीरे पिघलने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी धीरे धीरे क्या होता है? आपका जो पानी है, जो बर्फ है, धीरे धीरे पानी में बदलने लगता है। अब इसी प्रकार हम बात करें केल्विन में, तो केल्विन में 273 केल्विन पर धीरे धीरे बर्फ जो है पानी में बदलने लगेगा। अब इधर लेके जाएंगे, जैसे कि अगर हम कहें 0 डिग्री सेल्सियस से इधर जाते हैं माइनस में, तो जो आपका लिक्विड फॉर्म है धीरे धीरे ठोस में बदलने लगता है, यानी कि पानी आपके सॉलिड फॉर्म में बर्फ में बदलने लगेगा। लेकिन इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? इस साइड लेके जाएंगे तो मान क्या होने लगता है? प्लस। और प्लस का मतलब बर्फ धीरे धीरे 100% चांस होगा कि द्रव में बदल जाएगा। तो पूछा गया मेल्टिंग, गलनांक मतलब मेल्टिंग, बर्फ कब पिघलेगा? तो बताइए, बर्फ 0 डिग्री पर पिघल जाएगा, 273 पर पिघल जाएगा, या फिर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलने लगेगा। तो विकल्प में देखो क्या है? 273 है। तो 273 आपका ए सही आंसर होगा। समझ पाए ना? आगे बढ़ें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगले प्रश्न में कहा गया ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि कहा गया ऊन उष्मा का कुचालक है, ऊन उष्मा का सुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। अब जैसे आप ऊनी कपड़ा पहन लिए तो ऊन, जैसे ऊनी कपड़ा पहन लिए तो ऊन कहता है ना, तो हम ऊन क्या कहता है? ऊन कहता है ना तो हम बाहर की, ऊन कहता है ना तो हम बाहर की हीट को अंदर आने देंगे और ना हम अंदर की हीट को बाहर जाने देंगे, यानी कि उष्मा का कुचालक हो गया। अब बाहर का टेम्परेचर कम है, तो बाहर का टेम्परेचर कम है तो ठंडी हवाएं या जो ठंडा टेम्परेचर है वो अंदर नहीं आने पाएगा, और जो आपके बॉडी शरीर में हीट जो है, हीट वो बाहर नहीं जाने पाएगी। तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है ऊनी कपड़ा पहनने से ज्यादा होगा, बाहर की तुलना में वायुमंडल में जितना टेम्परेचर होगा कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आपके बॉडी शरीर का तापमान होगा या नहीं?
होगा ना। तो भैया इसीलिए जो ठंडी के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ऊन जो होगा या ऊनी कपड़े जो होंगे वो ऊष्मा के कुचालक होंगे। कुचालक का मतलब नो हीट ट्रांसफर, ना बाहर की हीट अंदर आने देंगे ना अंदर की हीट बाहर जाने देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतनी बातें समझ पाए? चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहा गया वह तापमान क्या कहलाता है? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाती है? वह तापमान क्या कहलाता है? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बनेगी? अब पिघलने को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। और मेल्टिंग को क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या है? गलनांक है, गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक बिंदु, संलयन की अव्यक्त उष्णता। तो भैया क्या बोलते हैं उसको? मेल्टिंग, पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो यानी कि गल गया, गलनांक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया? जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे कहा जाता है। अब बताओ, तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस में हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या? वो हिमन हो गया, जम गया, हिमन हो गया, हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। तो कहा गया गलनांक, हिमांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वपातन बिंदु। तो बोलो कोई लिक्विड है वो सॉलिड में हो रही है, लिक्विड सॉलिड में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हिमन। हिमन मतलब फ्रीजिंग, मतलब हिमांक बिंदु। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। गलनांक और हिमांक में भैया अंतर है, समझ लेना। गलनांक मतलब जिस पर आपका जो सॉलिड होगा, ठोस होगा, द्रव में बदलने लगे। जैसे बर्फ है वो पानी में बदलने लगा तो गलनांक हो गया। लेकिन अब पानी है बर्फ में बदलने लगा तो क्या हो जाएगा? हिमांक हो जाएगा। तो पूछा गया हिमांक, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। समझ पाए? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहा गया 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी? प्लाज्मा, गैसीय, ठोस, तरल। अच्छा बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है? भाप में बदल जाता है। पूरा का पूरा नहीं बदलता है, लेकिन एक चांस होता है कि ठोस और किस में रहेगा भैया? सॉरी, द्रव और किस में रहेगा? द्रव और गैस में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे पानी भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। अब हम 257 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे तो पानी किस में बदल जाएगा? गैसीय फॉर्म में, गैसीय अवस्था में, गैस फॉर्म में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है भैया? बी है। ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डॉट डॉट है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, 208 डिग्री से फ़ारेनहाइट। तो भैया पानी का जो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट में आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, केल्विन में होगा 373 केल्विन होगा। याद रखना है। तो हमें ऑप्शन किस में दिया गया? फ़ारेनहाइट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। समझ पा रहे हो? अगले प्रश्न पे बढ़े। आज पापा की परियां बहुत कम दिख रही हैं। हाँ, पापा की परियां सब बारात में चली गई हैं, क्लास कम ले रही हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या बोला गया? कहा गया हिमीकरण, फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा के कारण होता है। तो भैया ऐसा किसके कारण होता है? तो भैया आपको बताया गया 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे हम इधर आएंगे माइनस साइड में तो आपका जो होगा पानी का आयतन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और पानी का आयतन बढ़ने से क्या होगा? पानी के पाइप फट जाते हैं। और फटने का मतलब, अब आयतन बढ़ने का मतलब एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी होता है विस्तार। मैंने कई बार बताया भैया कि कई बार ऐसे फिजिक्स में यानी कि पूरे साइंस में ही बात करें तो इंग्लिश वाले शब्द को डायरेक्ट ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दिया जाता है।
इसलिए मैं साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्द जो यूनिक होते हैं उसकी इंग्लिश भी बताता हूं। एक्सपेंशन मतलब विस्तार, तो जैसे आपको नहीं पता है तो आप विस्तार ढूंढोगे, विस्तार तो है ही नहीं तो आपका आंसर तो छूट जाएगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस रखो, एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, विस्तार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहा गया पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर क्या होगा, मैंने अभी अभी चर्चा किया, सब लोग आंसर बताइए। 100 केल्विन नहीं होगा, 273 केल्विन नहीं होगा, 373 केल्विन यही होगा। 373 केल्विन पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पर होता है। अच्छा, हिमांक बिंदु 273 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। संलयन उष्मा नहीं कहते, उदासीनीकरण उष्मा नहीं कहते, क्वथनांक कहते हैं। बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। गलनांक मतलब क्या होगा, बर्फ पिघलने लगे, लेकिन क्वथनांक मतलब उबलने लगे, उबलना मतलब क्वथनांक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहा गया पानी का क्वथनांक बिंदु है, पानी का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किए थे अभी। सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न पे कहा गया उष्मा गतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। उष्मा गतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। कहा गया ऑप्शन नंबर ए, शून्यवां नियम। भैया ये कौन सा नियम बन गया, मैं तो पहली बार, शून्यवां नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो भैया उष्मा गतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे बी सही हो जाएगा। 1841 में जूलियस रॉबर्ट मेयर ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया, जिसमें जूलियस रॉबर्ट मेयर साहब कहते हैं उष्मा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही है आपका उष्मा संरक्षण का सिद्धांत और यही है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। क्लियर हो गया। तो 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किए। उष्मा यानी कि हीट पर एक क्लास और होगी कल, और उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है आप इनको सॉल्व किए होंगे, समझे होंगे, प्रश्नों को समझ पाए होंगे। आप एक बार फिर से इन पे प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो आप बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हीट पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।